हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए है। इसमें हम लोग पिछले साल पूछे गए एक सेट का पूरा क्वांट का जितने भी क्वेश्चन है 35 क्वेश्चंस उनको बनाएंगे और सही स्ट्रेटेजी क्या होगा जिससे आप एग्जामिनेशंस में 20 मिनट में 30 प्लस स्कोर कर पाएँ। ठीक है, टारगेट आपका ये है कि आपकी एग्जामिनेशंस में 20 मिनट का एग्जामिनेशंस होता है। 20 मिनट में आपको मिनिमम आपको 30 नंबर आपको लाना ही है। वो सही अप्रोच क्या होगा उस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है क्योंकि 2020 में पेपर जो पूछा गया था प्री में उसी को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो कि चांसेस है कि 2021 में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। कुछ स्लाइड चेंज हो सकता है, वो आगे आगे आने वाले वीडियोस में उस जो भी चेंजेज हो सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 35 तक। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को समझिएगा कि सही अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले क्वेश्चन से देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। सिंप्लीफिकेशन बनाने का जो सही तरीका होता है उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। मतलब कैलकुलेट हम लोग नंबर्स को कैसे करेंगे ये नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए। इससे हम हमारा जो टाइम होता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है 20 मिनट्स का, इस 20 मिनट में हमको 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्स से आपको पूछे जाएंगे, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि 5 मार्क्स आपको अप्रोक्स से पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स सिंप्लीफिकेशन से। तो कैलकुलेशन अगर आपका बहुत अच्छा है, आप नंबर्स को बहुत अच्छी से तरह से समझते हैं, कैलकुलेट करना समझते हैं, तो आसानी से आप 3 से 4 या 5 हार्डली 5 मिनट में आप इतने 10 क्वेश्चंस 10 नंबर जो है आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, तो वही जो सही अप्रोच होगा उस पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन को पास करके आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। देखिएगा आपको समय कितना लग रहा है, सही अप्रोच आपने क्या आपने जो अप्रोच लगाया वो अप्रोच क्या है, और इसके बाद वीडियो में जो अप्रोच होने वाला है वो आपके अप्रोच से कितना डिफरेंट है, और इस वीडियो में जो अप्रोच बताया जाएगा उससे आपके समय का कितना बचत हो सकता है, उस तरीका को आप फॉलो करते जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला है 2400 प्लस 75% ऑफ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1700। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सिंपली नंबर को अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आएगा कि 2400/3 भी कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से तोड़ के कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 2400/3 भी कर सकते हैं, प्लस 75%/3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अप्रोच रहेगा इससे हमको क्या मिलेगा ना, इजी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर पाएंगे बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, तो देखिए इससे हमको अगर 2400 को 3 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको 800 मिलता है। ठीक है, अब 800 अगर मिलेगा तो 800 जो भी होगा हमारा वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1700 में अगर 800 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 900। मतलब ये सिर्फ इधर बच गया हमारा 75% ऑफ x/3। तो 3 से अगर 75% को अगर मान काटते हैं हम लोग तो ये मिल जाएगा हमको 25%। ठीक है, 25% ऑफ क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो किसी भी नंबर का, देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको समझना है कि किसी भी नंबर का 25% अगर 900 है तो वो नंबर क्या है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 900 अगर 25 है तो 100 जो नंबर होगा एक्चुअल में वो 100 होगा। तो यहाँ से आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट अप्रोच क्या होने वाला है, देखिए इसको हम लोगों ने कैलकुलेशन किया 2400 को 3 से हमको मिला 800। 800 को हमने इसमें माइनस किया 1700 में, हमारे पास आ गया 900 आ गया। ठीक है, इसको किए थे 800 आया था। फिर इसको 75% को हम लोग 3 से डिवाइड किया 25%। अब जो भी है 900 जो वो 25% है किसी भी नंबर का, उसको 100% निकालना है तो हम लोग बस उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए एक चीज 5 डिवाइडेड बाई 4 है तो इसको डिवाइड नहीं करना है आपको, बस ऐसे समझना है कि 5/4 है ये। तो 4 से दिया कैलकुलेट होगा 3। अब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, 15 बन गया। 15 8 जा 15 8 होता है 120। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 984 डिवाइडेड बाई 4 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1578। हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड करने के बाद ये जो हमारा नंबर होगा इसमें से माइनस जाएगा,
फिर जो भी यहाँ पे बचेगा, जैसे क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 5 है तो 5 को हम लोग सिंपली उससे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ला सकते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं इसको, हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16, 2 बचा, 4 छक्के 24, मतलब 246। इसमें क्या होने वाला है हमारा 1578 में 246 माइनस हो जाएगा, तो 246 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ पे 3 और फिर 1 आ रहा है, मतलब 1332 हमारे पास जो है वो आ रहा है इसको कैलकुलेशन करने के बाद। अब क्या होगा, डिवाइडेड, अगर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 5 है तो 5 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब किसी भी नंबर को हमने सीखा था कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो सिंपली आपको उस नंबर में एक जीरो जोड़ के उसका आधा कर देना है। तो आधा अगर करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 छके 12, फिर 1 बचा, 2 छके 12, फिर यहाँ पे 1 बचा, 2 छके 12, फिर एक जीरो बच रहा है, यानी कि 6660 हमारा जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x% of 4500 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2820। इसमें हम लोग इस पोर्शन को पहले बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले 1200 हम लोग क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। अब 2820 से 1200 अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारा हो जाएगा 20 और यहाँ 1620 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है कि x% ऑफ 4500 इज इक्वल टू 1620। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, x% ऑफ इतना मतलब 4500 का 4500 का कितना परसेंट है 1620, यही तो पूछा गया आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, 1620 4500 का कितना परसेंटेज है, इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 9 से कटेगा, 9 पचे 45, 9 एक कम 9, फिर यहाँ बचा 9 अठी 72, एक जीरो बचा, फिर 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 तिया 15, 5 छके 30, यानी कि 36% है ये। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा तो आपका आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा जल्दी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 144 प्लस रूट अंडर 144 प्लस रूट अंडर 169 इंटू 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय 5। अगर इसको रूट हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, इधर कितना आ जाएगा 13, फिर इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, 12 और 13 25 मिलेगा, 25 दिया 75 हो गया, 75 इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं इसको, यह 5 है, इससे ये गुना हो जाएगा, 75 25 कितना होता है वही आपको बताना है। तो 5 25 का 2, फिर 5 से 35 और 36 37, यानी कि 375 हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 25 इंटू 60। अब यहाँ पे देखिए ये 3 डिवाइडेड बाई 4 है तो इसको आप 3/4 लिखेंगे प्लस 25 लिखेंगे और इंटू यहाँ पे आपका 60 है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम निकल जाएगा। ये 60 मल्टीप्लाई है, दोनों के साथ कॉमन में है तो इसके साथ भी 60 मल्टीप्लाई होगा और 25 के साथ भी 60 का हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 15 मिलता है, यानी कि हो गया 45 प्लस 25 इंटू 60, इसको हमें गुना कर लेना पड़ेगा। तो 25 छक कितना होता है, 25 छक 150 होता है, तो ये 1500 और इधर हमारा 45, 1545 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा, देखिए 280 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 है, दोनों जगह डिवीजन है, तो 280 को 4 से अगर हम लोग डिवाइड पहले कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 7 28, इधर 70 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 35। ठीक है, 35 इक्वल टू 170 हुआ, माइनस अगर x करते हैं तो x का वैल्यू हमारा क्या होने वाला है, x का वैल्यू हमारा इसमें 35 हमारा माइनस हो जाएगा 170 से। ठीक है, तो 170 में अगर हम लोग 35 घटाते हैं तो 5 बचेगा, यहाँ पे 6 में 3 घटाएंगे 3 और इधर हमारा 1 आ रहा है, यानी कि 135। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 होल 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6 इंटू 15। अब यहाँ पे आपको समझना है, स्ट्रेटेजी देखिएगा, इस नंबर को देख के आपको लगता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ब्रैकेट में जितना नंबर है सबको हमको कैलकुलेट करके इंटू करना पड़ेगा 15 से, लेकिन उस अप्रोच में क्या होगा ना, थोड़ा सा आपको समय लग जाएगा। इसमें क्या करेंगे, देखिए ये जो नंबर हमको दिख रहा है ये कितना है, 1.5 है या 1.5 है। ठीक है, प्लस अगर हम इसको अलग से जोड़ते हैं 2/3 प्लस 5/6 तो हमको क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे 6 है, यहाँ अगर इसको हम 6 बनाने जाएंगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर हो गया मेरा 4 और इधर हो गया 5, ये हो गया ऊपर 9 और नीचे 6, 9 और 6 भी हमारा क्या होता है 1.5, यानी कि ये कितना था, ये टोटल में ये 3 था और 3 को ही हमें 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 या 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 440। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस 440
440 होगी। अब देखिए इसको जोड़ना है बस। 440 में हमें 36 को जोड़ेंगे। अगर 36 को जोड़ते हैं, 30 जोड़ते हैं, 70 76 हो गया। 476, 486, 496, 496 में हमें 7 जोड़ना है। 713 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 503। ठीक है, हमारा आंसर 503 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है 780 प्लस 324 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 112। ठीक है, बोर्डमास के रूल के अनुसार हम लोग चलेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 6 से डिवाइड कर लेना पड़ेगा 324 को, फिर उसे जोड़ के 112 को घटा देना है। बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। ये हो जाएगा 6 पचे 30 और 6 चौके 24, 54 हो गया। अब 80 में 54 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 134, यानी कि 834 हो गया। अब 834 में 112 को घटाएंगे तो हमारा 2 निकलने वाला है, यहाँ 2 और यहाँ पे 7, यानी कि 722 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं क्या है। In the following question, two equations are given in variable x and y. You have to solve these questions and determine the relation between x and y. x और y के बीच में रिलेशन आपको बताना है कि कौन ग्रेटर देन है, कौन स्मॉलर है, या फिर जो भी रिलेशन है दोनों के बीच में। देखिए सिंपली आपको ये चीज़ समझना है कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं इस तरह की इक्वेशंस को, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि ये जो साइन है, ये साइन हमारा डिटरमाइन करता है कि डायरेक्ट अगर देखिए दोनों में प्लस प्लस का अगर साइन है आपका, ठीक है, ऊपर वाले में दोनों में प्लस प्लस का साइन है, तो जो भी नंबर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आएगा वो उसमें दोनों में नेगेटिव ही होने वाला है। ठीक है, आप इस तरह से शॉर्ट तरीका जो होगा इसका आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग जो फैक्टर करेंगे इसका, ये 16 या 48 का जो भी फैक्टर होगा उसमें जो भी दो नंबर्स आएंगे दोनों में क्या आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो पहले इसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो 16 या 48 है। अब 48 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे इस तरह से कि जोड़ के 16 आना चाहिए। ठीक है, बीच वाला जो नंबर होता है उसको 16 लाना है। तो यहाँ पे 16 कैसे ला सकते हैं, 12 और 4, 12 और 4 को गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 चौके 48 भी सेटिस्फाई कर रहा है प्लस में, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12 4 16 भी आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है दोनों में पॉजिटिव था, तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। यानी कि एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 12, -12 और -4। बस एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि एक्स के साथ यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट हमारा यहाँ 16 है, बस उसको 16 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा वो माइनस में ही आया हमारा, एक्स का वैल्यू, दो वैल्यूज आ रहे हैं एक्स के, यहाँ पे आ जाएगा 4 तिया 12, 4 चौके 16, और दूसरा आ रहा है 4 चौके 16, 1/4 आ रहा है। ठीक है, दोनों का जो नंबर है वो नेगेटिव में आ रहा है। अब x का वैल्यू नेगेटिव में आया। अब y का वैल्यू हम लोग देखेंगे, y का वैल्यू क्यूब रूट है 8, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, आपको पता है 2 होता है, और ये पॉजिटिव 2 ही होगा। अब देखिए आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ x और y का रिलेशन क्या है, x बड़ा है कि y बड़ा है। अब देखिए जो भी नंबर नेगेटिव में होगा पॉजिटिव वाला तो उससे बड़ा ही होगा ना, एनी हाउ यहाँ 2 जो है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं y का वैल्यू बड़ा है x से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक्स वाई इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। गिवन बिलो आर टू क्वांटिटीज नेम्ड 1 and 2 बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। यू शुड यूज द गिवन डाटा एंड योर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स टू चूज अमंग द पॉसिबल आंसर। आपको अपने मैथमेटिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको ये सब वैल्यूज निकालने हैं, एक्स का और वाई का, और आपको बताना है क्वांटिटी 1 और 2 के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हमारा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि अंडर रूट दोनों करेंगे तो एक्स का वैल्यू 2 आया। ठीक है, अब वाई का वैल्यू क्या होने वाला, वाई का वैल्यू देखिए उसी तरह से हम लोग यहाँ पे किस नंबर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 9 1 जा 9 करेंगे। अब 9 को फैक्टराइज इस तरह से करना है कि बीच में 6 आना चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 को 3 3 जा 9 अगर करते हैं तो 3 3 जा 9 हमारा, 3 3 जा 9 पॉजिटिव में 6 भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव 3 और नेगेटिव 3 रखना पड़ेगा, तब दोनों को गुना करते हैं तो हमारा पॉजिटिव 9 आएगा, और बीच का जो नंबर है 6 वो नेगेटिव में आना चाहिए, तो ये -6 भी हो गया। तो y का वैल्यू -3, बस आपको अब क्या करना है, सिंपली नंबर्स का जो साइन है उसको चेंज कर देना है, यानी कि y का वैल्यू जो आपको आएगा वो +3 आ गया, और इधर भी +3, यानी कि y का वैल्यू हमेशा आपका +3 होने वाला है, और इधर x का वैल्यू हमारा कितना आ रहा था, x का वैल्यू 2 आ रहा था। अब आपको बताना है कि कौन बड़ा है, 3 की 2, तो यहाँ पे क्वांटिटी 2 जो है हमने y में क्वांटिटी 2 था, तो हमारा 2 वाला जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा क्वांटिटी 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
5x² प्लस 3x माइनस 2, ये x का वैल्यू हमें पता करना है। फिर y का वैल्यू पता करना है। y का वैल्यू में क्या है 4y² माइनस 7y प्लस 3। अब यहाँ पे नंबर क्या है 10। 10 को हम लोग को फैक्टराइज करना है, बीच वाला 3 लाना है फैक्टराइज करके, ऐड या सम करके। फिर दूसरा y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 या 12। अब देखते हैं 10 को अगर फैक्टराइज करते हैं हम लोग तो यहाँ पे पॉजिटिव 3 आना चाहिए और 10 आना चाहिए मल्टीप्लाई होके। तो 5 दूनी 10 करते हैं, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 भी होगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मल्टीप्लाई में ये 5 और 2 10 हो रहा है ना, तो ये माइनस 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके जोड़ के पॉजिटिव में 3 आना चाहिए। तो पॉजिटिव में 3 कब आएगा जब 5 के आगे प्लस रहेगा और 2 के आगे माइनस रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 भी देगा हमें और +3 भी देगा। अब यहाँ पे अगर ये नंबर्स आ रहे हैं +5 और -2, तो x का वैल्यू हमारा क्या होने वाला है, x का वैल्यू बस रिवर्स हो जाएगा, आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि -5 हो गया और ये +2 हो गया। इसको देखते हैं y का वैल्यू 12, ये 4 या 12 है, तो 12 को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कि बीच में -7 आना चाहिए। तो 4 और 3 को ही करेंगे तो 4 या 12 भी हो जाएगा और 4 3 7। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है -7 आना चाहिए, तो दोनों की जगह पे हम माइनस का साइन रखेंगे तभी जाके ये -7 होगा, गुना होके 4 या 12 पॉजिटिव में होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन बस चेंज हो जाएगा, ये 4 हो गया, हो जाएगा +4 और दूसरा वाला +3 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि कौन वाला नंबर x का वैल्यू x का और y का वैल्यू में क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ देखिए ये नेगेटिव में है तो सबसे छोटा है ये। अब देखिए ये 4 जो है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, ठीक है। और ये 3 जो है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, यानी हाउ आपका जो y का वैल्यू है वो ग्रेटर देन होने वाला है किससे, x से। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा a, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 5 है, तो x का वैल्यू हम लोग 40 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर y को हम लोग 5 को देखना पड़ेगा। तो 40 को करेंगे ऐसा नंबर आना चाहिए कि यहाँ पे 13 हो जाए। तो 40 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 8 × 40 भी होता है और 8 × 5 13 भी होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव में होना चाहिए और नेगेटिव में हमारा जोड़ के आना चाहिए, तो दोनों की जगह पर हम माइनस रखेंगे तभी ये होगा संभव। तो x का वैल्यू क्या आ गया, बस साइन चेंज कर देना है आपको, +8 और +5 हो जाएगा। y इसको करते हैं, ये बीच में 6 आना चाहिए, 5 1 जा 5 भी हो जाएगा और जोड़ के यहाँ पे साइन हमें रखना पड़ेगा, -5 -1 ये -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू साइन बस हमें चेंज कर देना है, +5 और +1। अब एक चीज़ देखिए, ये 5 जो है इससे छोटा है लेकिन इससे बराबर है, 1 जो है दोनों से छोटा है। मतलब कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो है वो बड़ा है या बराबर है y के साथ। x जो है वो बराबर हो जाएगा, एक जगह बड़ा है एक जगह बराबर है दोनों से। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, क्वांटिटी 1 जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन क्वांटिटी, ग्रेटर और इक्वल टू क्वांटिटी 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 8 जा। अब देखिए नंबर हमारा जो फैक्टराइज होगा वो 15 इंटू 8। अब देखिए कभी कभी क्या करेंगे ना, हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो ज़्यादा बन जाएगा, फिर इसको फैक्टराइज करने में हमें दिक्कत होगा। तो इसीलिए कभी कभी जो बड़े नंबर्स होंगे उसको बस आपको एज इट इज लिख लेना है और देखना है कि फैक्टराइज करके हमारा जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग ला पाते हैं कि नहीं। या 15 इंटू 30 को हम लोग कर सकते हैं फैक्टराइज, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 15 इंटू 8 को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए 15 इंटू 8 था, 15 8 को जोड़ेंगे तो 22 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 8 5 23 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 5 3 15 और फिर इसको हम लोग कर सकते हैं 4 दूनी 8। तो ये हमारा क्या कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 3 12। देखिए ये 5 को 2 से करेंगे और 4 3 12 को करेंगे तो हो जाएगा 10 और 12, 10 इंटू 12 10 इंटू 12 हो जाएगा हमारा 15 ठीक से 20 हो रहा था। अब साइन का देखिए, साइन में हमें क्या रखना, दोनों में पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। बस अब क्या करना है, उल्टा साइन आपको कर देना है, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -12। अब देखते हैं y में क्या आ रहा है, 30 है, बीच में 11 आना चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा है 6 5 30 होता है और 6 5 11 भी होता है। तो +6 और +5 आया, बस नंबर को साइन को चेंज कर देना है, -6 हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब आपको देखना है कौन सा नंबर बड़ा या छोटा है किससे। ये -6, माइनस में जब रहता है तो जो छोटा नंबर रहता है वो बड़ा हो जाता है, आपको ये जानकारी होगा। ये 6 बड़ा है 10 से, ये 6 बड़ा है 12 से, ये 5 बड़ा है 10 से और ये 5 बड़ा है 12 से। यानी हाँ y का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 से, यानी कि 2 का जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन a, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ गया, वर्ड प्रॉब्लम। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों से लिया है, आप वीडियो को पास करके बनाने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि सही अप्रोच क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क
in 25 days. B is 40% less efficient than A. Then in how many days A and B working together can complete 80% of that work? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि A अकेला इस एक काम को 25 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? 25 दिन में। अब कह रहा है कि B जो है A से 40% कम क्षमता वाला है, मतलब जितना भी कैपेसिटी का अगर बात करते हैं तो कैपेसिटी में A जो है वो B जो है वो A से 40% कम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, आपको जो अच्छा लगे एग्जामिनेशन में आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर कहा है कि तो हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ दैट वर्क, मतलब जो भी काम था उसका 80% काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पहले टाइप से हम लोग समझते हैं। देखिए, ए और बी का जो कैपेसिटी है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। कैपेसिटी मान लेते हैं इसका 100% है, तो इसका 40% काम है तो 60। तो कैपेसिटी का रेशियो हमारा क्या होने वाला है? रेशियो हो जाएगा 5:3। अब आपको पता है कि कैपेसिटी का जो रेशियो होता है उसका इन्वर्स होता है टाइम का रेशियो, यानी कि 3:5 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब अगर हम लोग ऐसे समझे कि रेशियो में ही ए जो है वो 3 दिन में कर सकता है और बी जो है 5 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ये फॉर्मूला एक होता है ए इंटू बी, ए प्लस बी, दोनों मिलकर करने वाला काम। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं 3:5 और 3×5 8। ठीक है, इतना दिन में ये काम को कर पाएगा, लेकिन काम को कितना काम है यहाँ पे? यहाँ पे है आपका 80% काम, तो यहाँ पे 80% हम लोग ले लेंगे, ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करते हैं, 80% काम को करने में इसको इधर 10 हो जाएगा, फिर 10 से इसको काटेंगे 5 या 15, यानी कि 1.5 डेज का समय लग रहा है। ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी 1.5 डेज। देखिए, ये रेशियो में वैल्यू निकला 1.5 डेज। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 1.5 का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग कैसे समझेंगे? यहाँ दिया गया था कि ए 25 दिन में कर सकता है, तो ए का रेशियो में कितना है? देखिए, तो ए का रेशियो में है 3, मतलब 3 का वैल्यू हमारा दे रखा था 25 दिन, हमें निकालना था रेशियो में 1.5 का वैल्यू। तो 1.5 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1.5 3 का आधा है ना, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5 डेज। मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में इस काम को करेंगे? 12.5 डेज में। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को? इस अप्रोच से भी आप बना सकते हैं। दूसरा अप्रोच देखते हैं, एलसीएम मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं। ए और बी दो लोग हैं, ए कर सकता है 25 दिन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कैपेसिटी जो है ए और बी का वो दिया गया है। ए और बी जो है वो 40% लेस एफिशिएंट है, तो हम लोग कह सकते हैं 40% का मतलब जो होता है, यानी कि ए जो होगा, हम लोग ऐसे कर सकते हैं 5 और 3, जैसे हम लोग का रेशियो में आया था कैपेसिटी 5 और 3, मतलब ए का कैपेसिटी अगर 5 मानते हैं और बी का कैपेसिटी अगर 3 मानते हैं तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं। अब अगर ए का कैपेसिटी 5 है और 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। पूरा काम कितना हो जाएगा? 125 यूनिट का काम हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा इसको। हम लोगों ने कैसे निकाला? ए का अगर क्षमता 5 है तो 40% लेस होगा उसका क्षमता, यहाँ 3 है, उसका डे हमें नहीं मालूम है, इससे मतलब भी नहीं हमको। ठीक है, तो इसका हो गया 5, इसका हो गया 3, एफिशिएंसी यहाँ निकल गया। अब यूनिट हमने कैसे निकाला? अगर ए 25 दिन में पूरे काम को हो सकता है और उसका कैपेसिटी एक दिन का 5 यूनिट करने का है, तो टोटल काम कितना था? 125 यूनिट। अब कहा गया है क्वेश्चन में कि जो काम था उसका 80% को दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो 125 यूनिट है हमारा टोटल काम, इसका जो होता है 80% वो हम निकाल लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि अब कितने काम को करने के लिए कह रहा है। यहाँ से निकलेगा 5 पचे 25 पचे 125, 25 चौके 100, यहाँ निकलेगा 5 दूनी 10, यानी कि 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट को किसको करने के लिए कहा गया? ए और बी को। तो ए और बी कितना कर सकते हैं मिलकर? 5 3 8 यूनिट। 8 से 100 को डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना हमें आंसर मिलेगा? 12.5 डेज। ठीक है, अब दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो आपको सही लगे, दोनों अप्रोच सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Average of 11 numbers is 71 and the average of first 5 number is 73. If average of last 4 numbers is 84 and the ratio of 6th and 7th number is 9:7, then find the 6th number. क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याओं का औसत जो है, एवरेज जो है वो 71 है। तो हम लोग सम निकाल लेते हैं पहले। तो 11 इंटू 71 हो जाएगा हमारा, ये सम हो जाएगा टोटल नंबर का सम, ये हो जाएगा 7 और 1, बीच में हम 8 को रख देंगे। इतना मतलब टोटल जितने भी 11 संख्याएं थी सबका जो सम हो जाएगा वो 781 हो जाएगा। फिर बोला है कि पहले 5, मतलब 5 संख्या का अलग से एवरेज दे रखा है कितना? 73। फिर
लास्ट 4 मतलब 4 अंकों का औसत जो दे रखा है वो 84, मतलब यहाँ से हमारा 9 नंबर का एवरेज यहाँ से जो सम होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तिया 15 और 5 से 35 और एक 36, इधर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 8 चौके 32 और एक 33, मतलब 9 नंबर, बाकी जो इधर 9 नंबर है उसका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 6 3 9, 1 10 और 3 3 6 1 7, मतलब 701 हो रहा है 9 का सम। तो बाकी जो 11 नंबर तो यहाँ 11 थे, यहाँ निकला 9 का, तो 2 नंबर का जो सम होगा उसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 781 में हम लोग 701 को माइनस करेंगे, यानी कि दो जो संख्या था, छठा नंबर वाला संख्या और सातवां वाला नंबर संख्या, उसका सम जो है वो 80 है, और यहाँ छठा और सातवां का रेशियो दे रखा है आपका 9:7। तो रेशियो में दोनों का सम कितना है, देखिए तो 16, 9 7 16 होगा ना, तो 16 का मतलब कह सकते हैं 80। ठीक है, 16 का मतलब 80 हो गया, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, 16 5 80। अब कहा गया कि छठी संख्या कौन सी है, तो छठी संख्या हमारे यहाँ पे क्या है 9, तो सिर्फ 9 का वैल्यू पूछा है, 9 5 45 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसू इन्वेस्टेड ₹A in a scheme P and ₹A plus 400 in another scheme Q. He got 10% per annum and 12% per annum simple interest on the scheme P and Q respectively. If after 2 years he got total of ₹976 as interest from both the schemes, then what is the value of A? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक लड़का है आसू, वो इन्वेस्ट कर रहा है स्कीम ए पर, कितना ₹A कर रहा है, सॉरी स्कीम है P, उसमें A रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, और एक दूसरा स्कीम है Q, उस पर इन्वेस्ट कर रहा है A प्लस 400। ठीक है, मतलब पहला वाला में A रुपया लगाया और दूसरे वाले स्कीम में वो A प्लस 400, मतलब जितना लगाया था उससे 400 रुपया अधिक लगा रहा है। अब कह रहा है कि ही गॉट 10% पर एनम and 12% per annum simple interest on the scheme P and Q respectively if after 2 years, मतलब टाइम कितना दिया गया है, मतलब 2 साल के बाद जो है वो लोग उसको मिल रहा है 976 रुपया इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए रेट जो है पहले वाले का 10% मिल रहा है, दूसरे वाले में उसको मिल रहा है 12%। ठीक है, इस पैसे में 10% मिल रहा है और इस पैसे में 12% मिल रहा है। अब एक चीज समझिएगा, अगर 10% रेट है साल भर के लिए पर एनम, तो 2 साल में वो रेट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर इस पैसे में अगर 12% रेट है तो टोटल इसको कितना मिलेगा, 24% मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इसको तुरंत हम लोग कैसे बना लेंगे, देखिए यहाँ पे जो सम है ए और यहाँ पर भी जो सम है ए, वो तो बराबर है ना, मतलब इस पैसा में जो 10% मिलेगा, सॉरी 20% मिलेगा, और इस पैसा में जो 24% मिलेगा, वो ये दोनों मनी जो है, अमाउंट जो है वो इक्वल है। बस यहाँ एक्स्ट्रा जो 4 बोल सकते हैं 400 जो एक्स्ट्रा लगाया था इस स्कीम में, उसके लिए भी उसको 24% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ ए के लिए उसको 24% मिलेगा और फिर 400 के लिए भी उसको 24% मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बस हमको क्या करना है, 400 का 24% निकाल लेना है। ठीक है, अगर हम लोग 400 का 24% निकाल लेते हैं और टोटल इंटरेस्ट इसका जो है 976 रुपये, वो तो टोटल दोनों इस पैसा से भी और इस पैसा से भी उसको मिला हुआ है इंटरेस्ट, तो इस 400 का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो 400 का 24% कितना हो जाएगा, 24 चौके 96, मतलब इस 400 से उसने 96 रुपया इंटरेस्ट कमाया है। तो हम लोग इस 976 में पहले हम लोग 96 को माइनस कर सकते हैं, तब हम ये बता सकते हैं कि इस ए रुपया से और इस ए रुपया से पी और क्यू में कितना इंटरेस्ट उसको मिला था, 20% और 24% बाद में हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 976 में 96 को घटा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 8 17, फिर यहाँ पे 8, यानी कि 880 रुपया उसको इंटरेस्ट किससे मिला है, ये 880 रुपया इंटरेस्ट मिला है उसको ए से और ए से, इस वाले ए से और इस वाले ए से। तो इस वाले ए में कितना इंटरेस्ट है 20% और इस वाले ए में कितना परसेंट है 24%। तो टोटल ए में दोनों ए को मिला देंगे और दोनों का इंटरेस्ट अगर देखेंगे, क्योंकि यहाँ सम जो है वो इक्वल है, ये कितना हो जाएगा 20 और 24, यानी कि ये हो गया 44% है। अब हमें निकालना है कि दोनों ब्याज, तो ए का मान निकालना है, ए का वैल्यू, तो ए को अगर जो भी
सम होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो तो 100% होता है, उसी पर तो हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं 10% ना। तो हमें यहाँ सिर्फ 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। यहाँ 44 दूनी 88 होता है 20, और 20 को 100 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, आंसर 2000 हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस अलग अलग स्प्लिट करके जो इंटरेस्ट है उसको निकाल के आपको आंसर तुरंत ला सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 1/4 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। Had the quantity of milk 40 liters more, then the quantity of milk would have been 5 times of the quantity of water. If 20 liters of mixture is taken out of the mixture, then what is the quantity of milk left in the mixture? ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। कहा गया है कि मिक्सचर जो है, मिक्सचर में वाटर जो है वो 1/4 है। तो हम लोग इसको रेशियो में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/4 है तो 4 हम लोग इधर ला सकते हैं, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 4:1। अब कह रहा है कि हैड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क 40 लीटर मोर, अगर मिल्क का जो क्वांटिटी है वो 40 लीटर ज़्यादा होता तो मिल्क जो है वुड हैव बीन 5 टाइम्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब मिल्क जो हो जाता वो 5 गुना हो जाता वाटर का, तो ये 5:1 का रेशियो हो जाता। अब देखिए रेशियो में 4 और इधर जब बढ़ रहा है तो 5 हो जा रहा है, मतलब रेशियो में कह सकते हैं कि 1 बढ़ रहा है, और एक्चुअल में कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है कि 40 ज्यादा होता, तो 1 का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 40। अगर 1 का वैल्यू 40 आया है तो एक्चुअल में तो 4 था ना मिल्क, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 चौके 16 160, और 1 का वैल्यू तो 40 हमारा है ही। तो टोटल मिक्सचर कितने का हो गया 200 लीटर का हो गया, यानी कि 200 लीटर का मिक्सचर था। अब इसमें कह रहा है कि 20 लीटर मिक्सचर को हम लोग निकाल लेंगे। अब 200 में अगर 20 लीटर मिक्सचर को निकाल लेंगे तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना बचेगा 180 लीटर बचेगा। अब कह रहा है कि इस निकालने के बाद इस मिक्सचर में दूध की मात्रा कितनी है, वो क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपको बताना है। तो मिल्क का तो रेशियो कितना था, इसमें जो भी बच जाएगा उसमें तो यही रेशियो बनेगा। तो मिल्क का जो रेशियो था वो 4 था टोटल मिक्सचर में। अब मिक्सचर कितना है देखिए, मिल्क 4 वाटर 1, तो टोटल मिक्सचर तो 5 हुआ रेशियो में, तो 5 है टोटल, मतलब 4/5 का वैल्यू हमें निकालना है। तो 5 से हम इसको स्प्लिट कट करेंगे तो 5 दिया 15 और 5 छक्के 30, 36 इंटू 4, 36 दूनी 72 दूनी 144 लीटर हो जाएगा, रेस्ट उसमें मिल्क जो बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद सम इन्वेस्टमेंट। After 4 months, A left the business and B joins the business with investment equal to 2/5 of the amount invested by A. At the same time, C also joins the business with investment equal to 3/2 of the amount invested by A. If at the end of the year, the difference between the profit share of A and C is rupees 1000, then find the total profit earned by them. क्वेश्चन ये कह रहा है कि A ने कुछ पैसे लगाकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया, 4 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया। ए ने जितना इन्वेस्ट किया था उसके 2/5 से, फिर उतने ही समय के बाद, मतलब 4 महीने के बाद ही सी ने ज्वाइन किया बिजनेस, ए ने जितना किया था उसके 3/2 भाग पैसा लगाकर। अब देखिए हम लोग क्या मानेंगे, ए का तो दिया हुआ नहीं है जो इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो सिंपली हम क्या करेंगे ना, ए का 1 रुपीज मान लेते हैं, क्योंकि हमें रेशियो ही चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट का, उसी के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट का भी बंटवारा करते हैं। तो इसका अगर ए है तो 1 का इसने यानी कि ए का 2/5 किया था, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 2/5, तो सी का कितना हो जाएगा, सी ने भी ए का 3/2 किया था। अब मायने रखता है समय, एट द एंड ऑफ द ईयर कहा गया, मतलब साल भर के अंत में, मतलब पूरा बिजनेस जो है वो साल भर चला है, यानी कि इसका बिजनेस 12 महीने चला है, इसका बिजनेस ये 4 महीने के बाद आया है तो इसका बिजनेस 8 महीने के लिए चला है, और इसका बिजनेस भी 8 महीने के लिए चला है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये हो जाएगा 4, ये ए यहाँ लिखा आफ्टर 4 मंथ्स ए लेफ्ट द बिजनेस, यहाँ पे हमारा एक तरह से ये हो रहा है, यहाँ पे ए 4 महीने के बाद ए ने बिजनेस को लेफ्ट कर दिया था, यानी कि ए का जो बिजनेस है वो 4 महीने तक ही रहा था, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब हम इसको सिंपल रेशियो में कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 4 से कटेगा 8 2 बार में, फिर ये भी कटेगा 2 बार में, यहाँ कितना होगा 1:4/5 ये 2 से 2 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये हमारा इसको सिंपल रेशियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट का निकालते हैं रेशियो, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ही रहेगा, और इधर 5 दिया 15 हो जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है 5 4 15, तो प्रॉफिट भी हमारा
इसी रेशियो में बटेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या डेटा दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज ₹1000। मतलब ए और सी का डिफरेंस दिया हुआ है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का रेशियो में कितना अंतर है, देखिए ए का 5 है और सी का 15 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 15 5 का 10। रेशियो में डिफरेंस हुआ 10 और एक्चुअल में डिफरेंस हुआ 1000 का। हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट रेशियो में देख लेंगे, 5 4 9, 9 15 24। मतलब 10 का वैल्यू दे रखा है 10,000 1000, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 100, तो 24 का वैल्यू हो जाएगा 2400 रुपये। पूरा जो है ये फायदा हुआ था दोनों के, तीनों को प्रॉफिट पूरा बिजनेस के एंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीआई आ गया है। क्वेश्चन है 21 से 25 तक आपके डीआई के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 5 नंबर डीआई से पूछे जाते हैं। डीआई को बनाने का सही अप्रोच भी हम लोग देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन द लाइन ग्राफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी इन द 3 सब्जेक्ट्स मैथ, इंग्लिश, साइंस इज गिवन। ठीक है, इस ग्राफ जो है, ग्राफ को पहले आपको डेटा को समझना है। ग्राफ में क्या दिया गया है, दो लड़के हैं ए और बी, दोनों के द्वारा मैथ में, इंग्लिश में और साइंस में स्कोर किया गया जो मार्क्स है एग्जामिनेशंस में, वो आपको यहाँ पे दिया गया है डेटा में। अब आपको डेटा को देख के आंसर देना है। इजी डीआई है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपका कैलकुलेशन जो होगा वो सही होना चाहिए। यहाँ कहा गया है इफ अ स्टूडेंट सी हैज स्कोर्ड 98 मार्क्स इन साइंस, देन बाय व्हाट परसेंट सी हैज स्कोर्ड मोर देन बी इन साइंस। कहा गया कि एक स्टूडेंट है सी, वो साइंस में 98 मार्क्स लेके आया है, जो कि सी का तो डेटा है नहीं है। और फिर आगे कहा गया कि देन बाय व्हाट परसेंट सी हैज गॉट मोर देन बी इन साइंस, मतलब बी से उसने कितना परसेंट ज्यादा मार्क्स लाया। तो सी का तो हमें पता है 98, अब बी का हमें देखना पड़ेगा इस डेटा में। तो बी का जो है वो येलो में है ना। तो बी को साइंस में कितना मिला है, बी को साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 मिला है, यानी कि बी को 80 मिला है तो सी को 98, तो कितना ज्यादा हो गया, कितना मोर हो गया, 18 ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा पूछा गया, किससे, बी पर पूछा गया कि बी से कितना ज्यादा परसेंट है, तो हमारा जो वैल्यू नीचे रहेगा वो बी का डेटा रहेगा। यहाँ 80 हो गया, अब हमें सिर्फ क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 0 काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पे 2 बजे 10, 18 25 90, 90 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 90 का आधा 45 और 45 का आधा हो जाएगा हमारा 22.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन में 22.5 नहीं है तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी इन इंग्लिश। इंग्लिश में ए और बी को जो मार्क्स मिला है उसका एवरेज कितना है। तो ए को इंग्लिश में मिला है, देखते हैं यहाँ पे, ए को मिला है 20, यहाँ पे हो जाएगा 24 के करीब हमको नजर आ रहा है। यहाँ पे 80 से 90 के बीच में है तो ये 84 हो जाएगा। ठीक, बी को तो दोनों को जोड़ेंगे, ये 8 हो जाएगा और 8 2 10, 108 हो रहा है। इसका एवरेज हम लोग निकालेंगे, 2 से सिंपली डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपके क्वेश्चन इस डीआई में क्वेश्चन यहाँ पे मार्किंग था कि कितना में है, तो आपको समझ में आ जाता है वो। ठीक है, इजी डीआई था, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होना चाहिए और क्वेश्चन को आपको समझना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the maximum marks in each of the subject math, English and science is 100, then the aggregate percentage marks obtained by B in the given 3 subjects। मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन से, उसमें से बी का जो परसेंटेज है कितना, टोटल एग्जामिनेशन में उसका परसेंटेज कितना है वो आपको बताना है। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि बी ने कितना स्कोर किया है हर मार्क्स, हर सब्जेक्ट में। तो बी का हम लोग देखते हैं, बी का येलो वाला है, तो यहाँ पे हमारा नजर आ रहा है कि 35 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, तो ये 36 है। फिर यहाँ पे हमने किया था 84 है और ये है 80, ये कितना हो गया, 6 4 10, 8 8 16, 16 3 19 और 20, यानी कि 200 नंबर उसने टोटल स्कोर किया है। कितने, आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट हैं, सारे नंबर्स का जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, 100 है तो 300 हो जाएगा। तो 200 अपॉन 300, ये हो रहा है 2/3। 2/3 को तो आपको परसेंट वैल्यू निकालना ही नहीं चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका वैल्यू होता है 66 2/3%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन द एग्जाम ए स्कोर्ड 44 मार्क्स इन हिस्ट्री एंड 36 मार्क्स इन ज्योग्राफी इन द सेम 2 सब्जेक्ट्स। इफ सी हैज स्कोर्ड 25% more marks than the marks obtained by B in maths and English respectively, then find the difference of the marks scored by C and A in history and geography। क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जामिनेशन जो हुआ है उसमें ए ने 44 मार्क्स किसमें लाया है,
हिस्ट्री में और जियोग्राफी में उसने स्कोर किया है 36। अब कहा गया है कि इन द सेम टू सब्जेक्ट, मतलब इसी सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री और जियोग्राफी में यदि सी हैज स्कोर 25% मोर मार्क्स देन, मतलब सी ने जो स्कोर किया है वो क्या किया है, मोर मार्क्स देन स्कोर्ड बाय बी इन मैथ, मतलब बी को मैथ में जितना मिला है और इंग्लिश में जितना मिला है उससे 25% मोर मार्क्स उसने इसी सब्जेक्ट में स्कोर किया है। तो बी का मैथ का हमें देखना पड़ेगा। तो बी का जो मैथ का स्कोर है वो है 36 और बी का जो इंग्लिश का स्कोर है वो है 84। अब देखिए एक चीज, सी ने हिस्ट्री में बी के मैथ से 25% ज्यादा, तब 36 का 25% कितना हो जाएगा, 36 का 50% हो गया 18, 18 का फिर आधा हो जाएगा 9, यानी कि 25% 9 हुआ, मतलब 36 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, यानी कि सी ने हिस्ट्री में 45 नंबर स्कोर किया है। और फिर 84 का 25% होता है, इसका आधा हो गया 42, 42 का आधा हो गया 21, यानी कि 21 ज्यादा स्कोर किया है सी ने ज्योग्राफी में। तो ये हो गया 5 और 8 10, यानी कि 105 नंबर इसने स्कोर किया है। अब पूछा गया है कि सी और ए के द्वारा अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ कहा गया है कि देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मार्क स्कोर बाय सी एंड ए इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सी और ए के द्वारा जो नंबर लाया गया उसका डिफरेंस बताना है आपको। तो यहाँ देखिए सी तो हमेशा ज़्यादा ही है ना दोनों बार, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे ही डिफरेंस निकाल देते हैं। इसका हिस्ट्री में डिफरेंस हो गया 1 और इधर डिफरेंस हो गया 105 में हम लोग 36 को घटा देंगे, ये 9 हो गया, फिर यहाँ 9 में घटाएंगे 69 हो गया, यानी कि इधर 69 का डिफरेंस है और इधर 1 का डिफरेंस है, यानी कि 70 का टोटल डिफरेंस आ रहा है दोनों के मार्क्स में। हम लोग इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन मैथ्स इंग्लिश टुगेदर, मतलब ए का कहा गया है मैथ्स में और इंग्लिश में जो मार्क्स है उसका रेशियो आपसे पूछा गया है बी का मैथ्स और साइंस के साथ। ठीक है, तो ए का इंग्लिश और मैथ्स का देख लेते हैं। ए का इंग्लिश और मैथ्स का स्कोर है, मैथ का हो गया 74 हो रहा है यहाँ पे, सॉरी 72 हो रहा है मैथ में, और इंग्लिश में हो रहा है ए का 24। ठीक है, ये हो गया इसका। अब बी का हम लोग देखते हैं मैथ में। बी का मैथ में कितना है, बी का मैथ में साफ साफ आपको नजर आ रहा है 36 है, और साइंस में बी का कितना है 80 है। इसको जोड़िए आप, 4 2 6 7 2 9 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो गया और 8 3 11 हो गया, मतलब 96 और 116 का आपसे रेशियो पूछा है। लोग 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 9 36, यानी कि 24:29 हमारा आंसर हो जाएगा। 24:29 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर से अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ रहा है इसमें। ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days and B alone can complete the same piece of work in 12 days. A start the work and after 12 days B joins him. In how many days total work will be completed? A alone can कहा गया है कि A जो है वो अकेला एक काम को 16 दिन में कर सकता है, B अकेला उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। A काम शुरू करता है और 12 दिनों के बाद B उसके साथ जुड़ जाता है। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, ए कर सकता है पूरे काम को 16 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम हम लोग कुछ मान लेते हैं एलसीएम लेके, ये हो जाएगा हमारा 12 36 16 48 यूनिट हम लोग काम मांग ले समझ लेते हैं कि 48 यूनिट है। अब कह रहा है कि इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए का 3 और 2 का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 12 चौके 48, 3 और 4। कह रहा है कि बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम, कह रहा है ए स्टार्ट्स द वर्क एंड आफ्टर 12 days बी जॉइंस हिम, मतलब 12 दिन तक ए जो है वो अकेला करता है। तो 12 दिन तक ए अगर करेगा 3 यूनिट के हिसाब से, तो 12 या 36 यूनिट किया वो। अब बच गया कितना, 48 यूनिट में 36 यूनिट अगर हो गया, तो यहाँ पे 12 यूनिट हमारा बच रहा है, 48 में 36 घटा देंगे। अब इस 12 यूनिट को कौन करेगा, बी के साथ जुड़ जाता है, मतलब दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर यहाँ कितना करेंगे, 7 यूनिट करेंगे। तो कितना दिन हो रहा है, दोनों मिलकर रेस्ट जो काम था वो इतना दिन में हो रहा है। तो इधर हो रहा था 12 दिन, ये ने अकेले किया था, और इधर 12/7 दिन, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, इससे हम लोग एक निकाल लेंगे 7, तो ये हो गया 13, इधर से एक चला जाएगा 13 और प्लस इधर 5/7 दिन। ठीक है, 13 5/7 दिन हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन गिव्स 10% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person gives 10% of his salary to his wife and 10% to his daughter. 50% of the remaining he invests in a scheme and 30% of the remaining he spends in various expenses. Rest amount he saves. If he spends rupees 4500 on various expenses, then find the difference between the amount he gives to his wife and his saving. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी जो है वो 10% जो देता है सैलरी से अपनी वाइफ को, 10% अपने बेटी को, फिर उसमें जो बचा हुआ है रिमेनिंग का जो बचा हुआ है उसका 50% इन्वेस्ट करता है वो एक स्कीम पे, और फिर जो बचता है उसका 30% वो इन्वेस्ट करता है वेरियस एक्सपेंसेस, मतलब उसके जो और खर्च है उस पर खर्च करता है वो, फिर रेस्ट अमाउंट जो है वो बचा लेता है। अगर उसने 4500 रुपए खर्च किए हो वेरियस एक्सपेंसेस पर, तो अंतर बताना है आपको उसके वाइफ को दिए हुए पैसे का और उसके बचत हुए पैसे का, आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो जो भी सैलरी होता है उसको हम लोग 100% मानते हैं कि टोटल अमाउंट हमारा वही है। इस 10% को उसने दे दिया अपने वाइफ को, इसमें से फिर 10% दे दिया डॉटर को, रेस्ट बचा कितना 10 10 20 यानी कि 80% रेस्ट बचा। अब इस 10% इस बचे हुए में से 50% वो दे देता है स्कीम में, यानी कि 80 का 50% कितना हो गया, 80 का आधा 40, यानी कि 40% उसने इन्वेस्ट किया स्कीम पे, बचा उसके पास फिर 40%, ठीक है। अब फिर जो बचा हुआ है उसमें से 30% यानी कि 40% में से 30% वो इन वेरियस एक्सपेंसेस पर खर्च करता है। मतलब 40 का 30% हो जाएगा 10% होता है 4, 30% हो जाएगा 4 या 12, यानी कि 12% वो करता है वेरियस एक्सपेंसेस पर वो खर्च करता है। अब रेस्ट अमाउंट जो बच गया, अब 40 में से 12 चला गया तो हमारे पास बचा 28%। अब ये जो अमाउंट बच गया वो बचा लेता है, यानी कि वो सेव करता है। He spends 4500 in various expenses. Various expenses पे उसका खर्च किया हुआ जो पैसा है वो है, वेरियस एक्सपेंसेस का जो पैसा है वो है 4500। अब आपसे पूछा गया है अंतर कितने का, डिफरेंस बिटवीन हिज वाइफ एंड द सेविंग। वाइफ को उसने दिया था 10% और सेविंग उसके पास है 28%, यानी कि 28% और 10% का आपसे डिफरेंस पूछा है, यानी कि 18% का वैल्यू आपसे पूछा है। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है हमारा 4500, इसी से हम वैल्यू निकालेंगे। इस 4500 का वैल्यू जो है वो कितना है, ये वेरियस एक्सपेंसेस है ना, वेरियस एक्सपेंसेस का वैल्यू 12 है, यानी कि 4500 का वैल्यू 12%, हमें निकालना है वैल्यू किसका, 18% का। बस सिंपली 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 5 10, 2250 को हमें गुना करना पड़ेगा 3 से। तो 2000 को अगर हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं तो हमारे पास 6000 आ रहा है, और 250 को 3 से गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 750, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 6750 रुपए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इज इंक्रीज्ड बाय 12% फ्रॉम 2012 टू 2013. Number of males was the same in both years if the number of females increased by 2220, मतलब 2220 from 2012 to 2013. What was the population of the village in 2013? क्वेश्चन में कहा गया है कि गांव है ए जिसमें 2012 में जितने भी जनसंख्या थे, 2013 आते आते वो जनसंख्या क्या हुआ, 12% इंक्रीज कर गया, ठीक है, 12% पॉपुलेशन बढ़ गया विलेज का पॉपुलेशन का। आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मेल्स वाज द सेम इन बोथ ईयर्स, मतलब पहले भी जितने मेल्स थे उतने ही मेल्स 2013 में रह गए, मतलब मेल्स का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज नहीं करा है, सिर्फ नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज हुआ। लिखा है इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाय 2220, मतलब जो भी महिलाएं थी, यहाँ भी महिलाएं थी 2012 में, मेल और फीमेल बनके पूरा जनसंख्या हुआ था। यहाँ पे जो महिलाएं थी सिर्फ महिलाओं में क्या हुआ, 2220 महिलाएं और ऐड हो गई इस गांव में, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। मेल पे कोई असर नहीं पड़ा, फीमेल पे क्या हुआ और जुड़ गई 2220। अब क्या हुआ आपको बताना है, क्वेश्चन में पूछा है कि 2013 में टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया। अब देखिए इसको तुरंत हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे समझिए कि 2012 में जो भी पॉपुलेशन था वो कितना था, 100% था। 100% होता है। अगर परसेंटेज का अगर बात करें तो किसी भी जनसंख्या को अगर हम लोग एग्रीगेट मानते हैं, स्टार्टिंग वहां से करेंगे तो किसी भी नंबर को हम लोग 100% मानेंगे। तो मेल और फीमेल 100% है 2012 में। यहाँ भी देखिए मेल और फीमेल है, इसको भी तो हम लोग 100% बोल सकते हैं ना। अगर यहाँ भी 100% है मेल
m प्लस एफ, तो यहाँ भी m प्लस एफ, बस जो बढ़ा है वो 2220 बढ़ा है और उसका परसेंट वैल्यू कितना बढ़ा है 12%। मतलब फीमेल जुड़ गई 2220 और उसका वैल्यू कितना है 12%। मतलब कह सकते हैं यहाँ वैल्यू हमारा मिल गया, यहाँ वैल्यू हमारा मिल गया 12% का मतलब दिया हुआ है 2220। अब हमें 2013 का पॉपुलेशन निकालना है, तो 2013 का पॉपुलेशन क्या होगा, मेल फीमेल 100%, यहाँ से हमने ले लिया और इधर 12%, यानी कि 112% टोटल हो गए कितने 2013 में जनसंख्या। मतलब 2220 का वैल्यू हमारा दे रखा है 12, हमें निकालना है 112 का वैल्यू। बस सिंपल था, कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ से 6 से काटेंगे 6 3 18 और 6 8 72, 18, 6 3 18 हो गया, 19 20, 6 8 48, ठीक है। 6 से यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12% का जो डेटा है वो दे रखा है 2220। अब हमें निकालना है 112% का वैल्यू। अब 112% का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 2220 का वैल्यू है 12, हमें निकालना है 112 का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 6 से आप काट सकते हैं, 6 दूनी 12 डायरेक्ट काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12, यहाँ काटेंगे 6 3 18, 19 20 21 बचा, यहाँ पे बचा आपका 6 3 18 हो रहा है, बचा 4 42 हो गया, 6 7 42, ठीक है। ये टोटल कट आउट हो गया, यहाँ पे आपका 2 317 है। फिर इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, फिर यहाँ बचा 1 2 8 16, फिर यहाँ बचा 1 2 5 10, यानी कि 185 इंटू 112, मतलब 185 गुना 112 हम निकालेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा। अब देखिए 185 को 112 से गुना करेंगे कैसे, 185 को पहले हम लोग 100 से गुना कर रहे हैं, तो 200 2 जीरो हो गया। फिर 185 को 10 से गुना करेंगे तो 185 में हम एक जीरो और जोड़ देंगे, फिर 185 को 2 से गुना करेंगे, यानी कि 185 का डबल, 185 का डबल 100 का डबल हो गया 200, 8 का डबल हो गया 160 और 5 का डबल हो गया 60। बस इसको जोड़ देना है, जीरो हो गया 6 6 7 7 5 12, यहाँ पे 8 5 13 14 15 16 17 के साथ हाथ में 1 8 1 9 1 10 और यहाँ पे 1 1 2, 20,720 हमारा आंसर आ रहा है, 20,720। ये ऐड करने का तरीका आप इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। यहाँ 20,720 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, बस ये समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन था, ठीक है। कैलकुलेशन आपका सही रहेगा, अब क्वेश्चन को समझेंगे तो और भी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 300 रुपीज। If 20% discount is offered, then the percentage of the profit earned is 28%. Then what will be the selling price when it is sold at discount of 10%? क्वेश्चन कहा गया है कि एक वस्तु का मूल्य जो है 300 रुपए अंकित किया गया। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इंग्लिश में देखिए ये लिखा है मार्क्ड अप। मार्क्ड अप मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 300 रुपया ज्यादा। यहाँ पे 300 रुपया अंकित मूल्य नहीं समझना है आपको, यहाँ पे कहा गया एक वस्तु का मूल्य 300 रुपये ज्यादा अंकित करा गया, किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। इसको आप हिंदी में थोड़ा समझ लेंगे। 20% की छूट दी जाती है और अर्जित लाभ का प्रतिशत 28% है। इसे जब इसे 10% के छूट पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। अब देखिए जब डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, हमें मार्क प्राइस से डिस्काउंट मिलता है। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग बेचते हैं, वो कहाँ से होता है, कॉस्ट प्राइस से। इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ 3 टर्म है, कॉस्ट प्राइस खरीद वाला दाम, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। अब किसी भी चीज को हम लोग खरीदते हैं तो 100% दे के खरीदते हैं, अगर परसेंटेज का बात करें तो। अगर यहाँ पे 100% में हमने खरीदा है तो देखिए तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 28% का, यानी कि 128% हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस है। अब अगर 128% सेलिंग प्राइस है तो इस 128% पे हमें डिस्काउंट मिलकर इतने में हमने सेल किया है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट किया है, 20% का। मतलब मार्केट प्राइस से हम कह सकते हैं इसका वैल्यू 80, हमें निकालना है 100, तो हम मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 16, यानी कि 160% हो रहा है हमारा मार्केट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ये क्वेश्चन में कहा गया था कि 300 रुपए ज्यादा अंकित किया है कॉस्ट प्राइस का। यहाँ पे देखिए तो
परसेंटेज में हमने कितना ज्यादा अंकित हुआ है, परसेंटेज में मार्क कॉस्ट प्राइस तो 100% था, ऊपर से 60% हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। यानी कि ऐसा कह सकते थे, इधर से जो ओरिजिनल पैसा था उसमें 300 रुपये हमने बढ़ा के कॉस्ट प्राइस से किया था, यहाँ परसेंटेज में हमने 60% बढ़ा दिया था। तो कह सकते 60% का मतलब 300, तो 60% का मतलब 300 है। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि 10% का छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो छूट हम किस पर देंगे, छूट तो मार्क प्राइस पर ही देना पड़ेगा, तो मार्क प्राइस हमें निकाल लेना पड़ेगा पहले। तो यहाँ हमारा जो वैल्यू था 60 का 300, तो हमें निकालना है मार्क प्राइस 160% का। तो यहाँ 300 का जो वैल्यू है वो 60 है, हमें निकालना है परसेंट किसका, 160 का वैल्यू निकालना है। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 6 25 30 होता है, 5 से 16 25 80, यानी कि 800 रुपया मार्क प्राइस हो गया। अब बोला है कि 10% डिस्काउंट दीजिए और बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 800 में अगर हम लोग 10% का डिस्काउंट देंगे तो हम कितना छोड़ेंगे पैसा, 80 रुपये छोड़ेंगे। अगर 800 में फिर 80 रुपये का हम छूट दे रहे हैं तो बेचेंगे फिर कितना में उसको, 720 रुपये में बेचेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अ बोट इज 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। Time taken by boat to cover the distance 36 km downstream is equal to the time taken to cover the distance 24 km upstream. Then the speed of the stream is, क्वेश्चन है, कहा गया कि नाव जो है उसकी, नाव की गति जो है, नाव का जो स्पीड है बोट का, वो जो धारा का जो स्पीड है उससे 16 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है, time taken by boat to cover the distance 36 km downstream is equal to the time taken to cover the distance 24 km upstream, then the speed of the stream is। अब देखिए एक चीज आपको समझना है, जब बोट और स्ट्रीम का स्पीड हमारा दिया रहता है और जब हम डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो बोट और स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है। जब अप स्ट्रीम में हम आते हैं तो बोट और स्ट्रीम का माइनस हो जाएगा, इतना हमें मालूम है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कहा गया है, हम एक चीज जानते हैं, आपको टाइम एंड डिस्टेंस में के चैप्टर में आपने पढ़ा है, उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें। वहां पे एक चीज हमने बताया है कि जो रूल होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 3 टर्म होते हैं, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। तो इसमें एक चीज आपको समझना है, इसको थोड़ा सा टाइम को हम लोग नीचे लिख देते हैं ताकि समझने में आपको थोड़ा ज्यादा आसान होगा। यहाँ पे स्पीड को लिखते हैं और यहाँ पे टाइम को लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले से हम लोग रेशियो निकालते हैं जब, तो हम एक चीज सीखते हैं, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो इनवर्स होता है, या इनटू है ना, इनवर्स होगा। जब टाइम कन्वर्स, टाइम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब स्थिर होगा, दोनों में बराबर होगा, तो डिस्टेंस और स्पीड का क्या होगा, रिलेशन रेशियो का इक्वल में है तो प्रोपोर्शन होगा, मतलब सेम होगा। अब जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो जो होगा कांस्टेंट होगा। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, टाइम जो है टेकन बाय, टाइम जो है वो दोनों के द्वारा सेम लिया गया है। ठीक है, इज इक्वल है, मतलब टाइम यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है उसका जो रेशियो होगा वही तो स्पीड का भी रेशियो होगा। ठीक है, देखते हैं डिस्टेंस कितना है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस है हमारा 36 और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है 24। रेशियो कितना आ रहा है देखिए, तो रेशियो निकालना पड़ेगा हमें, रेशियो निकालेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, मतलब अप स्ट्रीम, सॉरी ये डाउन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिस्टेंस का जो रेशियो हो गया वो 3:2 है, तो स्पीड का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3:2 हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो डेटा है 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कहा गया है बोट का जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर ज्यादा है। देखिए तो बोट का स्ट्रीम 16 किलोमीटर ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। अब यहाँ पे एक चीज अगर हम लोग देखेंगे कि अप स्ट्रीम में अगर बोट का और स्पीड का ज्यादा है, यानी कि अंतर दिया हुआ है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बोट और स्ट्रीम का जो स्पीड है उसका अंतर 16 किलोमीटर पर आवर है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट 16 किलोमीटर,
इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ के दिया हुआ और यहाँ पे जो 16 किलोमीटर दिया है ना वो अंतर है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि बोट और स्ट्रीम का जो स्पीड का अंतर है वो 16 है, और यहाँ भी कहा गया है कि स्पीड बोट का 16 किलोमीटर ज्यादा है, यानी कि अंतर है। तो यू वाला यानी कि अप स्ट्रीम वाला हमारा जो स्पीड है वो निकल रहा है 16, मतलब अप स्ट्रीम का रेशियो में दिया है 2 और यहाँ पे वैल्यू दिया है 16, मतलब कह सकते हैं 2 का मतलब 16। अगर 2 का मतलब 16 होता है तो 1 का मतलब कितना होगा, 8 हुआ ना। 1 का मतलब 8 हो गया, तो 3 का मतलब कितना हो गया, 8 या 24। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गया 24 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में स्पीड हो गया 16 किलोमीटर। यहाँ पे 2 का वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे कहा गया था, हमने निकाला था इसका स्पीड 2 का वैल्यू 16 दिया हुआ था, 1 का वैल्यू 8, यहां से हमने निकाल दिया। ठीक है, अब पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, स्पीड अगर बोट का स्पीड निकालना रहता तो सिंपली हम लोग क्या करते, 24 और 16 को जोड़ के 2 से भागा करते, अगर बोट का निकालना रहता तो। और स्ट्रीम का अगर निकालना है तो 24 को 16, 24 में 16 घटाएंगे फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये क्यों हो रहा है उसको आप समझ लेते हैं। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में जब जाते हैं तो बोट और स्ट्रीम का स्पीड जो होता है ऐड होता है, दोनों का ऐड करके कितना दिया हुआ है 24। अब अप डाउन स्ट्रीम में हो गया और अप स्ट्रीम में बोट और स्ट्रीम का क्या होता है माइनस होता है, ये दिया हुआ है 16। अगर हम लोग बोट का निकालना रहता तो डायरेक्ट क्या करते, एस एस को कैंसिल आउट कर देते हैं, 2b हो जाता। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, 24 में 16 जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो जाता हमारा 40, तो बोट का निकलता हमारा, बोट का निकल जाता 20। अगर हम लोग स्पीड एस का निकालना रहता तो हम लोग साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे यहाँ माइनस लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं, फिर यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता, तो ये कैंसिल आउट होता, ये 2s हो जाता और 2s इक्वल टू इसमें ये घट जाता, ये घटता तो 24 में 16 को हम लोग घटा देते हैं तो ये बनता 8, तो s का स्पीड आ जाता हमारा 4। तो हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं, जब बोट का निकालना रहता है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, और जब स्ट्रीम का निकालना रहता है तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करते हैं। तो 24 में 16 घटा देंगे तो कितना होगा हमारा, 24 में 16 घटाएंगे तो होगा 8, 8 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से तो हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 से 35 तक आपका जो है वो सीरीज है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। सीरीज को आपको क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पास कर लीजिए फिर बनाने की कोशिश करिए, देखते हैं आप कोशिश करिए कितना देर में आपसे ये क्रैक हो रहा है, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से हम लोग, देखिए इधर से ये डाउन होते जा रहा है। अब इस तरह का अगर सीरीज आपको मिल रहा है तो आप इधर से नहीं इधर से करके देखते हैं हम लोग, क्योंकि डिवाइड अगर इधर से करेंगे तो ये डिवाइड करना पड़ेगा, इधर से करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना एक तरह से आसान होता है डिवाइड करने के मुकाबले। तो यहाँ देखते हैं अगर 600 को हम लोग 3000 बनाना है तो कितने से गुना करना पड़ेगा, 6 पचे 30 होता है ना, 5 से गुना करना पड़ेगा। 30 को या फिर 3 को अगर हम लोग कहें तो यहाँ 12 बनाने के लिए 3 0 को छोड़ देते हैं अभी, 3 को अगर 12 से गुना 12 बनाना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ 12 को और 36 को देखते हैं, इधर भी 3 0 इधर भी 3 0 छोड़ दिया था, 12 3 36 यानी 3 से गुना करना पड़ रहा है। अब 36 को पकड़ते हैं इधर 72 को, कितना से 2 से गुना। तो सीरीज जो हमारा ऐसा चल रहा था 2 से गुना, मतलब इधर से 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, तो इधर ये करके कितना से गुना हुआ होगा, ये यहाँ से 6 से गुना हो के ये गया होगा, 600 बना होगा। तो कौन सा नंबर यहाँ पे रहेगा जिसको हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा, तो ये 100 रहेगा। या फिर डायरेक्ट आप कर सकते थे 600 में 6 को डिवाइड करते तो हमारा आंसर 100 आ जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसी सीरीज था। अगला देखते हैं, यहाँ पे है 6 8 14 26 46 और क्वेश्चन मार्क। ये बहुत एग्रेसिव सीरीज नहीं है, बस आप प्लस प्लस करते जाएंगे तो आपको हो सकता है कि रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, 6 से 8 जा रहा है कितना बार में, 2 जुड़ रहा है, 8 से 14 6 जुड़ रहा है, फिर 14 से 26 12 जुड़ रहा है, फिर 26 से 46 कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे तो 20 जुड़ रहा है। इसमें भी हमें नहीं पता चल रहा है तो एक बार और हम जोड़ के देखेंगे, यहाँ से कितना जुड़ रहा है 4, यहाँ से यहाँ कितना जुड़ रहा है 6 और यहाँ से यहाँ कितना जुड़ रहा है 8। ठीक है, 4 जुड़ा 6 जुड़ा 8, 4 6 8 के बाद कितना जुड़ना चाहिए था 10, यानी कि 20 में 10 जोड़ते तो यहाँ 30, अब 46 में 30 हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर होता है यहाँ पे 76। ठीक है, इस तरह से आपको जो एडिशन वाले रहते हैं, जो नंबर सामने रहते हैं, उनको आपको इस तरह से एडिशन करके देखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 76 80 107 123 x और 284। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ये भी एग्रेसिव नहीं है, सम करके देख सकते हैं हम लोग। यहाँ जोड़ते हैं, ये आ रहा है 4, यहाँ जोड़ेंगे तो आ रहा है 20, 10, 20 और 7, 27। फिर यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 में 13, 3, 16 आ रहा है हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ आ गया, अब इसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है, 2 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये कितना है, 3 का क्यूब नजर आ रहा है, ये 4 का स्क्वायर। तो सीरीज हमारा इस तरह से जा रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब। 5 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 5 पचे 125, 5 25 पचे 125, तो 123 में हमें 125 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5 3 8, 2 2 4 और 1 1 2, 248। अब 248 को अगर चेक करना है आपको कि सही है कि गलत, तो यहाँ में 6 का स्क्वायर यानी कि 36 जोड़ना पड़ेगा। 248 में अगर 36 जोड़ेंगे तो 8 6 14, यहाँ पे कितना था, 248 था ना, 8 से 14, 4 3 7 1 8 और ये 2 हो गया, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 248, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। 400 है, 394, 378, 352 और 316। ठीक है, क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, देखिए 6 माइनस हो रहा है। यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे 94 में 78, 78 में 2 जोड़ेंगे 80, 14 16 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 52 में 8 जोड़ेंगे 60, 18 और 8 हो जाएगा 8 8 16, यानी कि 26 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है देख लेते हैं हम लोग, 16, 52 में 16 को घटाएंगे तो 6 6 12, 4 में 1, 3 में घटाएंगे 2, सॉरी यहाँ पे 4 में घटाएंगे तो 3, 36। ये हमारा 6 से 16 बना, फिर 26 बना, फिर 36, तो अब क्या बनना चाहिए, 46 ऐड होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 316 में हमको 46 माइनस करना पड़ेगा, 0 यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, 7 हो जाएगा, 7 4 11, यहाँ से 2, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 217। इजी सीरीज था, आप इजीली इसको बना सकते हैं, बहुत कम समय बना सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए बहुत अच्छा। ठीक है, अगला देखते हैं। 18 है, 31 है, 42 है, 49 है और 54 है। यहाँ पे फिर देखते हैं, एग्रेसिव नहीं है तो हम लोग जोड़ के इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 11, 11 तो 13 हो गया यहाँ पे। फिर इसको अगर जोड़ते हैं तो 31 10 41, ये 11 हो रहा है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये 7 जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग 49 में 4 49 5 जोड़ रहे हैं। अब देखिए ऐड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपको देख के समझ में आएगा कि 13 11 7 5 ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो 11 13 एक प्राइम नंबर है, फिर उसके नीचे वाला 11 है, फिर 7 है, फिर 5 है, तो आगे वाला प्राइम नंबर हमारा 3 क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो 54 में 3 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 97। ठीक है, इसी के साथ ये जो पेपर है प्री का हमने जो सॉल्व किया ये खत्म हो चुका है। 35 क्वेश्चंस हमने कर लिया है। आप एक बार रिपीट करके क्वेश्चंस को देख लें और कोशिश करें कि इसी तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार भी 2021 का जो प्री का एग्जामिनेशन होगा उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। आपकी सीरीज के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, अप्रोक्स से हो सकता है कि 5 हो जाए, कभी कभी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अप्रोक्स और सिंप्लीफिकेशन मिला के 10 हो जाएंगे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं प्री में। अर्थमेटिक का जो सेक्शन है उससे आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि ये 10 क्वेश्चंस क्या होता है ना, कभी कभी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस अगर अच्छा से होगा, सही अप्रोच से आप बनाएंगे तो इस 10 क्वेश्चन में आप 6-7 आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर समय लगता भी है तो। बाकी जितने भी सेक्शन है उसमें आप बहुत आसानी से अगर कैलकुलेशन अच्छा रख के जल्दी से बना के अच्छा नंबर उसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये सीरीज जो है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो होगा उसमें हम लोग पीओ का भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो पीओ के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, उस टाइप के भी क्वेश्चंस, क्योंकि चांसेस है कि क्या होता है कभी कभी एग्जामिनेशंस का पैटर्न जो होता है वो चेंज हो जाता है, और क्वेश्चंस का लेवल जो होता है थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है। तो इसको मद्देनजर अगर एसबीआई क्लर्क का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो एसबीआई पीओ की ही सेट को बनाना बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है हर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियोज में एसबीआई के जो प्री में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आईबीपीएस के जो प्री में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस का आपको वीडियो मिलेगा। और साथ ही मेंस का भी, मेंस लेवल के भी जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके लिए भी आने वाले समय में आपको वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनको आप देख सकें और जो स्ट्रेटेजी होता है उसको सीख सकें। ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए,
और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे आप लोगों के लिए इसी तरह के क्लासेस लाने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग ऑफ कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।